जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करेंगे बंगाल के नतीजों पर, और बंगाल के नतीजों जो आए हैं उनसे क्या सबक देश की जनता को लेना चाहिए और क्या बातें हैं उस नतीजों में जो ख़ास तौर से बहुजन समाज के नेताओं को ममता दीदी से सीखनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि बंगाल के नतीजों में बहुजन नेता कहाँ से आ गए? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं वर्तमान में जो वहाँ के जो परिणाम आए, चुनाव परिणाम आए, जो रिजल्ट आया है, उसके आधार पर ममता बनर्जी तीसरी बार वहाँ की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो मैं बधाई देता हूँ ममता जी को, और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने पूरी कैबिनेट को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और प्रदेश के 5-4 मुख्यमंत्रियों को, इसमें योगी जी भी शामिल हैं, उन सब को अपनी एक टांग से हरा दिया। एक टांग आपकी टूट गई थी, उसमें फ्रैक्चर था। आपने एक पैर पे चल करके इन सारे मनुवादियों को, सारे हिंदुत्व का झंडा लेकर के जो बंगाल में घूम रहे थे, सारे उन तमाम लोगों को जो कह रहे थे कि हमने बंगाल की जनता को जय श्री राम करना सिखा दिया, सारे उन लोगों को जो लोग कह रहे थे कि हमने ममता दीदी को मंदिरों में भेज दिया, पूजा करना सिखा दिया, वो सारे लोग जो वहाँ हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, वो सारे लोग जो वहाँ धर्म की और जाति की बात कर रहे थे, उन सारे लोगों को आपने अपनी एक टांग से बंगाल से किक मार के बाहर कर दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके लिए विशेष रूप से बधाई आपको। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जो है वो वहाँ पर किया गया, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर गए प्रचार के लिए, उनकी भी 15 से ज़्यादा रैलियाँ वहाँ हुई, और उसके बाद में रिजल्ट जो है वो आपके सामने, अकेली ममता दीदी ने उनको सबको हरा दिया और उनकी सरकार तीसरी बार वहाँ बनने जा रही है। तो आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो हिंदू कोड बिल है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शायद इसी दिन की कल्पना की थी कि इस देश की नारी इतनी सशक्त हो जाए, इतनी मजबूत हो जाए कि वो उस पुरुष प्रधान देश में जो नारियों के प्रति घृणा है, द्वेष है, उस पुरुष प्रधान देश में किक मार के आदमियों से आगे निकल जाए। यही तो चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किस देश की ने कितना जो है तरक्की की, अगर आपको ये देखना है तो उस देश की नारियों ने, उस समाज की नारियों ने कितनी तरक्की की है, आपको ये देखना चाहिए। तो आज आप देख सकते हैं, आज आप आकलन कर सकते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में एक अकेली ममता दीदी ने वहाँ के तमाम पुरुषों को किक मार के बाहर कर दिया, और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के कागार पर है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सपना था वो साकार हो रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कर लेता हूँ कि किसान आंदोलन भारत में चल रहा है, और ख़ास तौर से देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं कोरोना जैसी महामारी में, उनको 5-6 महीने बैठे हुए हो गए। सरकार इतनी निठुर हो गई है कि वो सुन नहीं रही है, बातचीत तक नहीं कर रही है, और इसका परिणाम ये है कि किसानों ने जब ये सोचा कि अगर सरकार वोट की ही भाषा समझती है, वोट की ही चोट समझती है, तो किसानों ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में तो कम से कम ममता का साथ दे करके मोदी जी को और मोदी जी की कैबिनेट को हरा सकते हैं, जो ये पूरे वहाँ लगे हुए हैं। तो मैं राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उनकी मेहनत रंग लाई। योगेंद्र यादव और तमाम वो किसान नेता जिन्होंने जाकर के मोदी जी के खिलाफ, यानी बीजेपी के खिलाफ वहाँ वोट मांगा और उसका असर भी हुआ, तो उनको भी बधाई कि उनकी मेहनत रंग लाई है, और कम से कम वोट की चोट जो है वो मोदी सरकार समझेगी और किसानों से पुनः बातचीत दोबारा शुरू करेगी, और किसानों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। सर छोटू राम ने एक बात कही थी, एक कोटेशन सर छोटू राम की अक्सर मैं कहता हूँ कि ऐ मेरे भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान। तो शायद पहली बार किसानों ने अपने दुश्मन को पहचाना है, और दुश्मन को पहचाना तो दुश्मन किस भाषा से समझेगा, उस भाषा में ही किसानों ने जवाब दिया है। और आप देखें कि उन्होंने समझ लिया कि अगर मोदी सरकार जो है वो वोट की ही भाषा समझती है, उसकी भूख जो वोट की भूख है, तो हम उसको वोट नहीं देंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो पश्चिम बंगाल में तमाम किसान नेता गए, उन्होंने रैलियां की, और रैली का परिणाम आज आपके सामने है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि किसानों की रैली करने से पश्चिम बंगाल में क्या होगा, उनको भी सबक है, उनको भी जवाब है कि किसानों के रैली करने से ये होगा कि आज वहाँ
किसानों ने 10 रैली की, 20 रैली की, जो भी रैलियाँ, जो भी किसान पंचायतें वहाँ पर हुई, उसका रिजल्ट ये है कि आज वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार जो है वो बनी है। और अमित शाह और मोदी जी को ये लग जाना चाहिए कि किसानों ने कम से कम इस सरकार में किसानों का भी योगदान है। तो सर छोटू राम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कोटेशन है, बाबा साहब ने जैसे महिलाओं के बारे में कहा कि किसी भी देश की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, अगर इस बात का आकलन करना है तो वहाँ की, किसी देश ने कितनी तरक्की की है, अगर इस बात का आकलन करना है तो वहाँ की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, इस बात को नोट किया जाए। और सर छोटू राम की कोटेशन के ए मेरे भोले किसान मेरी दो बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान। तो दुश्मन को पहचाना किसानों ने और वो जाकर के पश्चिम बंगाल में दुश्मन के खिलाफ उसने वोट मांगी, तो उसका आज, उसकी वजह से आज जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। अब मैं तीसरी बात एक और कर लेता हूँ कि आखिर ममता बनर्जी जीती क्यों। साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी और ईवीएम सब कुछ तो मोदी जी के पास था, तो फिर ममता बनर्जी कैसे जीत गई। तो ममता बनर्जी ऐसे जीत गई कि ममता बनर्जी की 400 रुपये की साड़ी और 100 रुपये की हवाई चप्पल, इसके अलावा ममता बनर्जी के पास कुछ है नहीं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी जैसे लोग, या मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है यानी नरेंद्र मोदी सरकार है, उससे एक ही आदमी लड़ सकता है। लड़ वो सकता है जो ईमानदार हो, जिसके पास में बेनामी संपत्ति ना हो, जिसके पास में अथाह अकूत संपत्ति ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, ऐसी संपत्ति ना हो जिससे कि सीबीआई और ईडी के डर से उसको डराया जा सके। यानी कि ईमानदार छवि का नेता उससे लड़ सकता है और वही आदमी नरेंद्र मोदी की सरकार से जीत सकता है। और अगर आपकी छवि ईमानदार नहीं है, आपने 2 नंबर की संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, तो आप सिर्फ अपने आप को बचाने में लगे रहोगे, सिर्फ ये सोच करके कि पता नहीं नरेंद्र मोदी जी किस दिन सीबीआई का नोटिस भिजवा दें और हमको उठा करके जेल में डाल दें। तो ये बहुजन समाज के नेताओं को बात समझनी चाहिए ममता बनर्जी से कि अगर आप भी 2022 के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है और उसमें भी बहन कुमारी मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम पर सीबीआई के शिकंजे कसे रहते हैं। और जब जब उनके सुर समाज को लेकर के या किसी और को लेकर के वो बोलना शुरू करते हैं तो सीबीआई के 2 नोटिस पहुंचते हैं, वो बोलना बंद कर देते हैं। तो अगर आपको सही मायने में नरेंद्र मोदी की सरकार से लड़ना है और समाज का कुछ भला करना है, तो बहुजन समाज के तमाम नेताओं को ममता बनर्जी जैसा होना पड़ेगा, ताकि बिल्कुल जेब में चवन्नी नहीं, एक साड़ी चप्पल, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये स्टाइल है ममता बनर्जी का कि जो किसी भी तरीके से उनके वो हाथ में नहीं आई। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात को कह सकते हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत सारे इस पर सवाल प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं, लोग लगाएंगे भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में ममता बनर्जी है, उससे पहले अगर मैं मान्यवर साहब काशीराम के समय की बात करूं राजनीति की, तो मान्यवर साहब काशीराम कभी किसी सीबीआई या सरकारी सिस्टम के हाथ नहीं आए। वो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उनके पास था क्या, 2 हवाई चप्पल, दो पैंट, 2 हाफ बाजू की शर्ट, सर्दी हो तो एक स्वेटर और ज़्यादा सर्दी हो तो एक शॉल, बस। बैंक में खाता तब खुलता था, तब चुनाव लड़ा जाता था, चुनाव लड़ने के बाद में चुनाव आयोग को साफ दे करके बैंक का खाता बंद। जो है पार्टी के पास में, उनके पास में अपना कुछ नहीं था, इसलिए वो कभी भी किसी भी विपक्षी पार्टी के या सब विपक्षी सरकार के, जो सरकार के खिलाफ वो लड़ते थे, उससे वो कभी डरे नहीं। चाहे वो बीपी सिंह की सरकार हो, चाहे वो राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे वो पीवी नरसिंह राव की सरकार हो, चाहे अटल की सरकार हो, चाहे और अन्य सरकारें हों, कभी भी हमेशा वो दबंगई के साथ में लड़े और अपनी बात को मनवाया। तो ये बहुत सारी बातें हैं और मैं इस वीडियो के अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि ये तमाम किसानों की जीत है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीत है, सर छोटू राम के विचारों की जीत है, भगत सिंह के विचारों की जीत है, ख़ास तौर से ये एक महिला की जीत है। तो हम जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम, एक महिला ने आज इस पुरुष प्रधान देश में अपने आप को मजबूत खड़ी रही और उसने साबित कर दिया कि हम लोग भी हैं।